मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बादाम की खेती बन सकती है किसानों के लिए वरदान। किसानों को बादाम की खेती में कम लागत में प्राप्त हो सकता है बेहतर मुनाफा। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में भी अब बादाम की खेती से कई किसान पा रहे हैं अच्छा मुनाफा। जायद फसलों में खीरे की खेती से किसान हो रहे हैं लाभान्वित। किसान खीरे की फसल से एक साल में 4 बार पा सकते हैं उत्पादन। 1 एकड़ में हर तीसरे महीने हो सकती है करीब महीने 2.5 लाख रुपए की कमाई और लागत सिर्फ 40,000 रुपए। भीषण गर्मी की चपेट में वन भी हुए प्रभावित। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के विभिन्न वन क्षेत्रों में भीषण गर्मी और शुष्क मौसम में वनों में आग लगने की घटनाओं में लगातार वृद्धि। वन में लगी आग में जानवरों के साथ साथ पौधे भी आ रहे हैं चपेट में। केरल के कई जिलों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। वहीं उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी का कहर जारी। और अब समाचार विस्तार से। आज कई किसान अलग अलग तरह की फसलों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसी कड़ी में बादाम की खेती किसानों के लिए लाभकारी हो सकती है। बादाम की बाजार मांग काफी रहती है। इसका उपयोग कई दवाइयों में किया जाता है। इसका तेल भी आयुर्वेदिक दवाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। गर्मियों में ठंडाई, शीतल पेय, आइसक्रीम व मिठाई बनाने में इसका प्रयोग काफी किया जाता है। बादाम के प्रत्येक पेड़ से 6 से 7 महीने में 2.5 किलोग्राम तक बादाम गिरी मिल जाती है। इसका बाजार भाव 600 से 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम होता है। यदि आप अपने बागीचे में बादाम के 50 पौधे भी लगाते हैं तो सब खर्च काटने के बाद भी 7 माह में आपको 50,000 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हो जाएगा। हालांकि बादाम के बाग में पहली उपज 3 से 4 साल में मिलती है, लेकिन इसके पेड़ को पूर्ण रूप से विकसित होने में 6 साल का समय लगता है। इसके बाद आप हर साल इस पेड़ से बादाम गिरी प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसको एक बार लगाने पर इसका पेड़ 50 साल तक फल देता है, यानी 50 साल तक इसके पेड़ से कमाई मिलती रहती है। अभी तक बादाम की खेती के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का ही मौसम इसके अनुकूल माना जाता था, लेकिन अब इसकी खेती समतल गर्म क्षेत्रों में भी किसान कर रहे हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में भी अब बादाम की खेती से कई किसान इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। गुजरात में बादाम की खेती के लिए ऑस्ट्रेलिया बादाम काफी पसंद किया जा रहा है। बादाम की खेती के लिए थोड़ी सर्द और मध्यम जलवायु की आवश्यकता होती है। बादाम की खेती के अंतर्गत पौधों को उर्वरक की सही मात्रा मिलनी बेहद जरूरी है, तभी वे ठीक से विकास कर पाएंगे। बादाम के पौधों को अधिक सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। गर्मियों में इसके पौधों की सप्ताह में 2 बार सिंचाई की जा सकती है। खीरे को सलाद के रूप में सबसे ज्यादा खाया जाता है। खीरा गर्मी में शीतलता प्रदान करता है और हमारे शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है। इसलिए गर्मियों में इसका सेवन काफी फायदेमंद बताया गया है। किसान गर्मियों में बाजार मांग को देखते हुए जायद सीजन में खीरे की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। खीरा एमबी और विटामिन का अच्छा स्रोत होता है। खीरे को रेतीली और भारी मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई एवं दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। खीरे की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। इसकी खेती उच्च तापमान में अच्छी होती है, वहीं ये पाला सहन नहीं कर सकता है, इसलिए इसकी खेती जायद सीजन में करना अच्छा रहता है।
ग्रीष्म ऋतु के लिए इसकी बुआई फरवरी और मार्च के महीने में की जाती है। वहीं वर्षा ऋतु के लिए इसकी बुआई जून जुलाई में करते हैं। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी बुआई मार्च और अप्रैल माह में की जाती है। और जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के विभिन्न वन क्षेत्रों में भीषण गर्मी और शुष्क मौसम में वनों में आग लगने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी बीच राजौरी के मेहरा वन क्षेत्र में जंगल में भीषण आग लग गई। कई अन्य स्थानों पर अभी भी जंगल में आग लगने की सूचना है। वन क्षेत्रों में पौधे जंगल की आग में जल रही है और वन विभाग अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं सतर्कता के साथ वन आग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कई स्थानों पर सड़कों की अनुपलब्धता है और वे मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। टमाटर किसानों के लिए खुशी की खबर है। जी हां, अगर आप टमाटर की खेती करते हैं और इस खेती से अच्छी पैदावार के साथ मोटी कमाई करना चाहते हैं तो पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के कृषि वैज्ञानिकों ने पूसा गोल्डन चेरी टमाटर 2 की किस्म को विकसित किया है। चेरी टमाटर को साल के किसी भी महीने में बोया जा सकता है। बारिश के दिनों में जब टमाटर बाजार में बहुत कम उपलब्ध होते हैं, उस समय भी आपको चेरी टमाटर की उपज मिल सकती है। चेरी टमाटर खासतौर पर सलाद में कच्चा खाने के लिए काफी इस्तेमाल किया जाता है। चेरी टमाटर का रंग गहरा लाल, गुलाबी, पीले और हल्के सुनहरे रंग का होता है। देश विदेश के बाजार में इस किस्म के टमाटर की मांग काफी अधिक होती है। ऐसे में अगर देश के किसान अपने खेत में चेरी टमाटर की खेती करते हैं तो वे कम समय में अधिक मोटी कमाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम चेरी टमाटर के आकार की बात करें तो इस किस्म के टमाटर गोल, आयताकार और नाशपाती के आकार में भी होते हैं। पूसा गोल्डन चेरी टमाटर 2 पोषक तत्वों से भरपूर है। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 2.1 बिलियन लोगों को प्रभावित करने वाली भूख, कुपोषण, गरीबी और पर्यावरणीय गिरावट की चुनौतियों का समाधान करने के लिए शुष्क भूमि खेती और कृषि खाद्य प्रणालियों के विकास और सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। एशिया, उपसहारा अफ्रीका और उससे आगे के शुष्क क्षेत्रों में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहे इग्रिसिएट की महानिदेशक जैकलीन डी आरोस ह्यूजेस से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics is the world's only single institute which is doing for semi-arid tropics research with the partner countries of Asia and African countries. We have Dr. Jacqueline, she is Director General Icrisiate. Madam, what is the vision and mission of Icrisiate? Our vision is for a drylands which is sustainable, productive and profitable. So we work on our mandate crops, chickpea, pigeon pea, the millets, sorghum, groundnut, and the intention is to produce a drylands which is totally attuned to the climate, adaptable to climate change, and able to cope with the vagaries of the climate, but also by empowering farmers and empowering the women, the families of the farmers. How many years spent this institute for the service of poor and needy peoples and arid zone research? So we were founded 50 years ago, and Dr. M.S. Swaminathan was involved with that founding of ICRISAT. Since then, we have worked over 5 decades for the semi-arid tropics, and we're working now for the next 50 years to continue our work with the poor in developing countries. But the key thing is the semi-arid areas where climate change is hitting us harder, where the climate is more variable, and trying to ensure sustainability and profitability, minimizing risk to the farmers. What is the core area of countries for working in the sector of semi-arid area? I am asking about the question of countries regarding ICRISAT concerned partner countries. Okay, so we work, a lot of our work is in India, which has a lot of the semi-arid areas. We work also in Africa. We work right the way across from Eastern and Southern Africa, Ethiopia, Kenya, Malawi, Zimbabwe, across to the West and Central Africa.
So Nigeria, Niger, Mali, and as far as Senegal. That's the dry lands of the world, and they are the most productive in terms of food and livestock. What is the future concern if you talk about the climate change and global sustainable development issues? What is the mission and vision of ICRISAT for this? So moving forwards in time, our global population is going to change. We are getting more and more people. We're looking at 10 billion people by 2050. How do we feed them? And it's the dry lands that are going to be hit more by climate change. How do we deal with this conundrum? We have to fix that. So we're trying to ensure that the dry lands remain sustainable and productive. And we have to feed all those people, but it's not just food, it's nutrition. And those crops on which we work are so nutritious, highly nutritious, and we need to make them not the food of the poor, which is how a lot of people see some of these crops, but the food of health for everyone. Prime Minister visits have some importance here come in Golden Jubilee celebration. What is your comment about PM visit? We are honored to have the Honorable Prime Minister visit ICRISAT. He's very much aware of the work of ICRISAT because he's already dedicated some of our varieties to the nation. He's very interested, his government is interested. The state of Telangana, who hosts us, is very interested in what we do. We work with the drylands, we work with our partners, we work with the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, with ICAR and its institutes to benefit the people of India. Really, ICRISAT is the international institute which is working for agroecological semi-arid areas research, not only here but also livelihood improvement of the partner countries like Asia and African countries. With my friend camera person Sanjay Jain, I am OP Yadav from Hyderabad, ICRISAT for DD News. और उत्तर भारत में राजस्थान के पूर्वी व उत्तरी हिस्सों के साथ ही पंजाब व हरियाणा, दिल्ली में कल हुई बारिश में जहां जनमानस को थोड़ी राहत मिली, वहीं कुछ अन्य जगहों पर प्रचंड गर्मी अभी भी बरकरार है। समूचे उत्तर प्रदेश में जहां भी बरसात हुई वहां थोड़ी बहुत गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन मौसम का मिजाज अभी भी तल्ख है। आज भी बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व चंडीगढ़ में नमी बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश व राजस्थान में गर्मी ठीक ठाक ही रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में 44 से 45 डिग्री तापमान बने रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी बारिश के आसार तो हैं, लेकिन बड़ी राहत नहीं मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत में असम का पश्चिमी हिस्सा बारिश के चलते काफी प्रभावित हो रहा है। यहाँ बाढ़ की वजह से लगभग 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। यहाँ साइक्लोन रेमल का प्रभाव अभी भी बरकरार है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम व आसपास के भागों में बारिश की स्थिति है। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई से लेकर गोवा व गुजरात के तटों पर भी बादलों की गरज के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं दक्षिण भारत में तमिलनाडु, रायलसीमा व केरल में मौसम को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक में भी भारी वर्षा के संकेत हैं। और बेंगलुरु के लाल बाग में बहुप्रतीक्षित आम मेला दूर दूर से आम प्रेमियों को आकर्षित कर रहा है। ये मेला राज्य भर से विभिन्न प्रकार के आमों के लिए वन स्टॉप शॉप है। ये मेला यूरोप और अन्य देशों के आम निर्यातकों के लिए एक पड़ाव भी प्रदान करता है। गर्मी के कारण कम पैदावार के बावजूद बाजार टनों आम की पैदावार से भरा पड़ा है। फलों का राजा आम 10 जून तक बेंगलुरु फल बाजार पर राज करेगा, जिसमें प्रमुख आकर्षणों में से एक GI टैग की कड़ी इशाद आम पहली बार बाजार में अपनी मिठास से कदम जमा रहा है। बंगनपल्ली, मलिका, केसर, बादामी, रसपुरी, दशहरी, तोतापुरी, रासलू, काला पहाड़, शुगर बेबी, ये सब यहाँ लाल बाग के आम मेले में हैं। कर्नाटक एक प्रमुख आम उत्पादक राज्य होने के नाते इस बार कम फसल के बावजूद काफी अच्छी तादाद में आम बाजार में बिक रहा है। This is a festival like in Karnataka. Every year we make this event very successful with the involvement of FEOs and also farmers. The consumers here wait for the melas happening here. They will wait and they get lot of assorted varieties here, around 15 varieties, 17, 18 varieties are also available. Right. This year GI tagged variety is also made available from Ankola.
कर्नाटक में आम 1.49 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में उगाया जाता है और हर साल अकेले कर्नाटक से 12 से 15 लाख मीट्रिक टन से अधिक आम की बिक्री दर्ज की जाती है। इसके अलावा यहाँ के आम यूरोप तक निर्यात किए जाते हैं। बादामी और मल्लिका विदेशों में सबसे पसंदीदा आम की किस्में हैं। Bangalore people are very happy to come to the Mango Mela. They will be waiting every season when Mango Mela will be started. We will be getting continuous calls before starting the Mela. They will be inquiring about the dates. So they are very happy. They will be enjoying 15 to 18 varieties they can taste here. Nowhere else they can get this. Then one more advantage is directly farmers are selling here. That is the advantage. So both consumer and supplier will be benefited. Usually in the Mela period 800 to 1000 tons will be sold, ma'am. Almost in the weekends each stall will sell around 1 ton. यहाँ लाल बाग में आम के 70 स्टॉलों के साथ ये मेला लगभग 15 दिनों तक चलेगा। बता दें कि आम की दरें मैंगो मार्केटिंग बोर्ड द्वारा उचित रूप से तय की जाती हैं। यही एक कारण है कि आम खरीदने के लिए पूरे भारत से आम प्रेमी यहाँ आम मेले में आते हैं। It seems to be very exciting to see all the mangoes at one place. You get to see so many varieties here. So it's good to see the varieties and buy upon tasting. So we get that leisure to taste as well before buying. So we are exploring now. It feels great to be here, and there is a lot of variety available. And the sellers are very educating towards the mangoes. They let you know how it's grown, how are the taste, how they differ. So it's good. You can select with so many varieties. You can see the tastes. You can buy whichever you like. यहाँ पे क्या है कि different varieties के across from Karnataka or even from Pune itself, there are different varieties of mangoes in one place. तो ये इसलिए जो है हम आज लाल बाग आए हैं so that कि अलग अलग varieties के mango हम यहाँ से निकाल सकें। ये मेला बेंगलुरु में एक वार्षिक आयोजन है और दशकों से आयोजित किया जा रहा है। किसानों को बिचौलियों के बिना सीधे अपनी उपज बेचने का मौका मिलता है। किसानों को लगता है कि ये कुछ मुनाफे के लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और उन्हें उम्मीद है कि अधिक भंडारण सुविधाओं के साथ वे अधिक आम लाने और बिक्री बढ़ाने में सक्षम होंगे और लोग आम का स्वाद ले सकेंगे। बेंगलुरु से आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। इन दिनों मंडियों में अरहर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो राजकोट, जम्बूसर और अलीगढ़ मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि दाहोद और सहारनपुर मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 31 मई को अरहर का भाव रहा 10,100 रुपए। 1 जून को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 10,100 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 31 मई को अरहर का भाव था 11,125 रुपए। 1 जून को इसके सौदे 125 रुपए चढ़कर 11,250 रुपए पर हुए। इसी तरह जम्बूसर मंडी में 31 मई को अरहर का भाव रहा 8,000 रुपए। 1 जून को इसके भाव में 1,600 रुपए का उछाल आया और भाव 9,600 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बीते शुक्रवार को अरहर का भाव था 9,650 रुपए। शनिवार को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 9,700 रुपए। हालांकि सहारनपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 31 मई 1 जून को अरहर 9,600 रुपए पर बिकी। अरहर की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33.39 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरहर की उपज 33.12 लाख टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों की निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक
साल 2024 से 25 में अप्रैल के महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 66,421 टन का हुआ है, जबकि साल 2023 से 24 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 88,240 टन का हुआ था। यानी अब तक कुल दलहन के निर्यात में करीब 21,000 टन की कमी देखने को मिली है। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो लिंगसुगुर मंडी में धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि दाहोद, पुलपल्ली और बहराइच मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। एगमार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 31 मई को धान का भाव रहा 2,110 रुपए। 1 जून को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,110 रुपए पर बना रहा। जबकि कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में इस दौरान सोना क्वालिटी की धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 31 मई को सोना धान का भाव था 3,620 रुपए। 1 जून को इसके सौदे 490 रुपए लुढ़क कर 3,130 रुपए पर हुए। हालांकि पुलपल्ली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 31 मई और 1 जून को धान 2,320 रुपए पर बिकी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में बीते शुक्रवार को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 2,200 रुपए। शनिवार को इसके भाव बिना किसी फेरबदल के 2,200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो यहाँ की फैजाबाद मंडी में शनिवार को सामान्य क्वालिटी का धान का भाव 2,190 रुपए, लखीमपुर मंडी में सामान्य धान 2,210 रुपए पर बिकी, जबकि रायबरेली मंडी में इस दौरान सामान्य धान के सौदे 2,315 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023 से 24 के दौरान 1,238 लाख 15,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 119 लाख 40,000 टन कम है, जबकि साल 2022 से 23 के दौरान धान की पैदावार 1,357 लाख 55,000 टन रही थी। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन
किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 बैठकें करेंगे। ये बैठकें विभिन्न विषयों पर होंगी। पहले बैठक पूर्वोत्तर में चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में हीट वेव की स्थिति पर भी बैठक करेंगे। वहीं बड़े पैमाने पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की तैयारियों पर भी होगी बैठक। 33 सीट पर सिमटी हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एग्जिट पोल पर कहा कि पीएम मोदी की विश्वसनीयता और विपक्ष के असली चेहरे को लोग जान गए हैं। बिहार में भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल पर फायरिंग मामले में 9 लोग बनाए गए आरोपी। इस मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया। आगामी कर्नाटक विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें सीटी रवि, एन रवि कुमार और एमजी मोले का नाम शामिल है। आयात में गिरावट के बावजूद घरेलू लेन देन में राजस्व में मजबूत वृद्धि के कारण सकल जीएसटी संग्रह मई 2024 में सालाना आधार पर 10% बढ़कर करीब 1.73 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। वित्त मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक 1,72,739 करोड़ रुपए के सकल जीएसटी संग्रह में केंद्रीय जीएसटी की 32,409 करोड़ और राज्य जीएसटी की 40,265 करोड़ रुपए हिस्सेदारी रही। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार। विशाल पर्वत श्रृंखलाएं जहां अपनी चमक बिखेरती है, फेरत करता बहता पानी जहां संगीत सुनाता है, हरी भरी धरती जहां अपनी कहानी को दोहराती है, वो धरती आज हमें फिर से पुकारती है। विश्व में बढ़ता प्रदूषण कहीं धरती पर जीवन के लिए विनाशकारी न बन जाए, कहीं हम धरती के विनाश में भागीदार न हो जाएं। आओ मिलकर हाथ मिलाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर देखिए खास कार्यक्रम धरती की पुकार, दूरदर्शन किसान पर दोपहर 12 बजे, पुनः प्रसारण शाम 4 बजे और रात 8:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।